नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी राजपूत और हमारे खास कार्यक्रम बड़ी खबरों में आप सभी का स्वागत है। चलिए रुख करते हैं खबरों का। पाकिस्तान की इमरान खान सरकार ने घरेलू स्तर पर हो रहे विरोध के आगे झुकते हुए भारत से कपास और चीनी के आयात के फैसले को पलट दिया है। पाकिस्तानी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इमरान खान की कैबिनेट ने भारत से कपास और चीनी आयात करने के कैबिनेट आर्थिक समन्वय समिति के फैसले को खारिज कर दिया है। भारत से कपास मंगाने की कपड़ा उद्योग मांग कर रहा है। वहीं कट्टरपंथी इस बात के लिए इमरान सरकार की आलोचना कर रहे थे कि वह कश्मीर में बदलाव हुए बिना ही भारत के सामने झुक गई। गुरुवार पाकिस्तानी कैबिनेट के फैसले में कपास के आयात के फैसले पर रोक लगाने का निर्णय हुआ। इससे पहले पाकिस्तान की कैबिनेट आर्थिक समन्वय समिति ने बुधवार को भारत के साथ व्यापार को फिर से शुरू करने को मंजूरी दे दी थी। समिति ने कहा था कि पाकिस्तान 30 जून 2021 से भारत से कॉटन का आयात करेगा। पाकिस्तान सरकार ने निजी क्षेत्र को भारत से चीनी के आयात को भी मंजूरी दे दी थी, जिसे अब वापस ले लिया गया है। ये फैसला पलट दिया है इमरान खान सरकार ने। बता दें कि इमरान खान सरकार के इस फैसले का घरेलू स्तर पर जबरदस्त विरोध हो रहा था और यही कारण है कि घरेलू स्तर पर हो रहे विरोध के आगे पाकिस्तान झुक गया है और भारत से कपास और चीनी के आयात के फैसले को पलट दिया गया है। पाकिस्तानी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इमरान खान की कैबिनेट ने भारत से कपास और चीनी आयात करने की कैबिनेट आर्थिक समन्वय समिति के फैसले को खारिज कर दिया है। भारत से कपास मंगाने की कपड़ा उद्योग मांग कर रहा है। वहीं कट्टरपंथी इस बात के लिए इमरान सरकार की आलोचना कर रहे थे कि वह कश्मीर में बदलाव हुए बिना ही भारत के सामने झुक गई। गुरुवार पाकिस्तानी कैबिनेट के फैसले में कपास के आयात के फैसले पर रोक लगाने का निर्णय हुआ। इससे पहले पाकिस्तान की कैबिनेट आर्थिक समन्वय समिति ने बुधवार को भारत के साथ व्यापार को फिर से शुरू करने को मंजूरी दे दी थी। समिति ने कहा था कि पाकिस्तान कहा था कि पाकिस्तान 30 जून 2021 से भारत से कॉटन का आयात करेगा। पाकिस्तान सरकार ने निजी क्षेत्र को भारत से चीनी के आयात को भी मंजूरी दे दी थी, लेकिन अब आयात के इस फैसले को पलट दिया गया है क्योंकि सरकार के इस फैसले का चौतरफा विरोध हो रहा था। पाकिस्तान में विपक्षी दल लगातार सरकार के इस फैसले का विरोध कर रहे थे। इसके अलावा तमाम कट्टरपंथी जो हैं वो भी इस फैसले का विरोध करते हुए सरकार की आलोचना कर रहे थे और लगातार ये बात की जा रही थी कि पाकिस्तान और इस मसले पर चर्चा करने के लिए इस समय आरबी उपाध्याय जी लाइव हमारे साथ जुड़ गए हैं। आरबी उपाध्याय जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, साथ ही राजनीति की भी अच्छी खासी जानकारी रखते हैं। सर, स्वागत है आपका एएनबी न्यूज पर। सर, पाकिस्तान की इमरान खान सरकार के हालात क्या हैं ये जग जाहिर हैं, लेकिन इस बीच महंगाई झेल लेगा पाकिस्तान, लेकिन भारत के साथ आयात नहीं करेगा। इस फैसले को आप किस तरीके से देख रहे हैं? आखिर ऐसी क्या मजबूरी आ गई इमरान खान सरकार की कि पहले आयात का फैसला लिया गया और उसके बाद इस फैसले को पलट दिया गया? देखिए, इमरान सरकार आप जानते हैं, दुनिया जानती है कि वो एक कहते हैं कठपुतली सरकार है। वहां की मिलिट्री, वहां के विरोधी दल, वहां के आतंकवादी संगठन, उनका कहीं ना कहीं एक वर्चस्व है और उस वर्चस्व के सामने जो चुनी हुई सरकार है वो अपाहिज नजर आती है। देखिए, भारत से आयात कहीं ना कहीं पाकिस्तान के आवाम के हित में था और पाकिस्तान का आवाम भारत से वैक्सीनेशन की उम्मीद करता है और कि भी वैक्सीन वहां से मिले। दूसरा, वहां जो महंगाई है उसको कंट्रोल में करने के लिए भारत एक पड़ोसी देश है, तो यहाँ से फल, फ्रूट, सब्जी, जो रोजमर्रा की खाने की चीजें, उनका आयात सस्ता पड़ता है और उससे कहीं ना कहीं जो बेकाबू महंगाई है उस पर काबू पाया जा सकता है। इमरान सरकार बहुत अच्छी तरह इस बात को समझती है, लेकिन उसके अपने फैसलों को पलटना, एक दबाव में पलटना, तो ये दबाव की राजनीति कहीं ना कहीं लोकतंत्र के नहीं। और देखिए, नाम मात्र का लोकतंत्र वहां बचा है। पहले ही विश्व पटल पर जो पाकिस्तान की किरकिरी है, जो छवि खराब हो रही है, वो भी किसी से छुपी नहीं है। वहां आतंकवादी, अलगाववादी
संगठन जो कहीं ना कहीं हम देखते हैं कट्टरपंथी हैं, उनके आगे सरकार घुटने टेक देती है, जबकि घुटने नहीं टेकने चाहिए। आवाम के हित में जो फैसले लेने हैं, उन फैसलों पर मजबूती से कायम रहना चाहिए, तो आवाम कहीं ना कहीं जनता के साथ खड़ा मिलेगा। जिस देशों में महंगाई बढ़ी है, आम आदमी का जीना दूभर हो गया है, रोटी की कीमत बढ़ गई है, आम आदमी की आमदनी उतनी नहीं है, वो किस तरीके से अपना गुजर बसर करे, तो उसके बिल्कुल। सामने एक संकट का पहाड़ खड़ा है, जिसमें सरकार, अगर इमरान सरकार चाहे तो भारत से आयात करके कहीं ना कहीं एक राहत प्रदान कर सकती है। लेकिन मैं समझ रहा हूं कि इस तरीके से दबाव में जिस तरीके से फैसला उन्होंने पलटा है, उससे कहीं ना कहीं वहां के आवाम का नुकसान होगा। सर, देखिए, मोस्ट कश्मीर के फेवर्ड नेशन का दर्जा वापस ले लिया गया पाकिस्तान से, अभी भी वो ग्रे लिस्ट में बना हुआ है और अब देख रहे हैं यूएन में भी लगातार आतंकवाद के मसले पर बहस छिड़ती रही है। इसके अलावा कर्ज के बोझ तले बुरी तरीके से पाकिस्तान दबा हुआ है, महंगाई वहां पर इतनी ज़्यादा है, इतनी तमाम समस्याएं होने के बावजूद वहां की सेना किस माइंडसेट के साथ चलती है, उन्हें किस बात की गलतफहमी है कि वो कैसे इन तमाम समस्याओं से निपट लेंगे? अगर वो इसी तरीके से अपनी अकड़ में रहे तो क्या वाकई में आने वाले समय में कुछ अच्छा दिख रहा है उनके लिए? देखिए, भविष्य बहुत अंधकार में पाकिस्तान का, पाकिस्तान की सरकार का और पाकिस्तान के आवाम का नजर आता है। और पूरी विश्व पटल पर आप देखेंगे, जितनी किरकिरी कहीं ना कहीं पाकिस्तान की हुई है, इससे पहले कभी नहीं हुई। ग्रे लिस्ट में डालना, कर्ज न मिलना, विभिन्न राष्ट्रों के राष्ट्राध्यक्षों के पास जाना, वहां झोली फैला के भीख मांगना और कहीं से कोई राहत न मिलना, एक बहुत बड़ा संकट पाकिस्तान के सामने है। ले दे के एक चाइना बचता है, और बिल्कुल। चाइना जो कर्ज देता है, वो पाकिस्तान का आवाम भी समझता है कि वो पाकिस्तान को अपने कब्जे में करना चाहता है, चाहे वो रोड के बहाने से ही, चाहे वो बंदरगाह के बहाने से ही। वो कर्ज देता है, अपने मनमानी शर्तों पर देता है, और कर्ज के जाल में फंसाकर जो भी उसकी शर्तें हैं, उन शर्तों को मनवाता है, और पाकिस्तान के पास कोई दूसरा विकल्प नहीं। आप देखेंगे, चाहे वहां की मिलिट्री हो, चाहे दूसरे जो भी हुक्मरान है, वो समय समय पर जाकर विश्व पटल पर अपने आप को टटोलते हैं, कोशिश करते हैं कि ग्रे लिस्ट से उसका नाम हट जाए, और इसके लिए दिखावे की ही सही वो कार्रवाई करते हैं आतंकवादी संगठनों पर, कट्टरपंथियों पर। लेकिन वो नाकाफी है। अगर चुनी हुई सरकार इस तरीके से अपने घुटने टेकेगी, इस तरीके से झुकेगी, तो स्वाभाविक है कि विश्व समुदाय में उसकी जो मिट्टी खराब हो रही है, जो किरकिरी हो रही है, वो और पाकिस्तान अलग थलग पड़ गया है विश्व समुदाय से। और अगर शीघ्र कट्टरपंथी आतंकवादी इन सब पर लगाम नहीं लगाई गई, तो मैं समझता हूं कि पाकिस्तान को विभाजन से कोई रोक नहीं सकता। जिस तरह से बलूचों में असंतोष है, और देखिए पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में भी लोग हैं, वो असंतुष्ट हैं, वो भारत के साथ मिलना चाहते हैं। बलूच अपना अलग स्टेट, अलग राज्य की मांग करते हैं। ऐसे हालात में पड़ोसियों के साथ संबंध न कायम करना और वहां से सस्ता इंपोर्ट न करना, उसकी जगह दूसरी देशों से महंगी चीजें खरीदना, तो उससे कहीं ना कहीं महंगाई और बढ़ेगी, और बिल्कुल, और आम ये आदमी का पाकिस्तान जीना को ही अंधकार में ले दूभर जाने का काम करेगी। सर, आप लगातार हमारे साथ जुड़े रहिए, आपके साथ चर्चा ऐसे ही जारी रहेगी। एक छोटे से ब्रेक के लिए बुलेटिन में रुक रहे हैं, फौरन हाजिर होंगे। राष्ट्र धर्म, रात 8 बजे सिर्फ ANB न्यूज़ पर। ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਫਤ ਕਰੋਨਾ ਵੈਕਸੀਨ। ਕਰੋਨਾ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਹਰ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। केंद्र सरकार ने पिछले वित्तीय वर्ष के अंतिम दिन छोटी बचत पर मिल रहे ब्याज दरों को कम करने का फैसला किया, लेकिन इसके अगले दिन गुरुवार को ही यानी नए वित्तीय वर्ष के पहले दिन ही इस फैसले को वापस ले लिया गया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ट्वीट के जरिए इसकी जानकारी दी। उन्होंने लिखा कि छोटी बचत योजनाओं की ब्याज दरें 2020-21 की अंतिम तिमाही की दरें जितनी बनी रहेंगी। उन्होंने ये भी लिखा कि भूलवश ब्याज दरों में कमी का आदेश जारी हो गया था, इसे वापस लिया जा रहा है। महज 24 घंटे के भीतर इन कटौतियों को वापस लेने के सरकार के फैसले पर विपक्षी दलों के नेताओं ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और सरकार की जमकर खिंचाई की। दरअसल ऐसा माना जा रहा है कि कोरोना वायरस महामारी के दौरान न आयकर और न ही जीएसटी से राजस्व की कमाई पूरी हुई, यानी राजस्व के लिहाज से बीता वित्तीय वर्ष सरकार के लिए खराब था। तो ऐसे में वे अपने खर्चों को कम करने की कोशिश में लगी है। जो रकम ब्याज के रूप में छोटी बचत योजनाओं पर सरकार दे रही है वो बहुत बड़ी रकम है, तो सरकार इसे कम करके अपने खर्चों में कमी लाना चाहती है। लेकिन राजनीतिक दृष्टि से यह बहुत ज्यादा अच्छा कदम नहीं था, लिहाजा सरकार ने इसे फिलहाल वापस ले लिया है, या यूं कहें कि सरकार की यह मजबूरी थी कि उन्हें अपना ये फैसला भूल बताना पड़ा और इस फैसले को वापस लेना पड़ा। और इस मसले पर भी चर्चा करने के लिए आरबी उपाध्याय जी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर, ब्याज दरों को कम करने का पहले तो फैसला लिया गया सरकार की तरफ से और एक दिन बाद ही इस फैसले को वापस ले लिया, ये कहते हुए कि गलती से ये आदेश जारी हो गया था। लेकिन बड़ी बात यह है कि इतना बड़ा आदेश जारी हो जाता है और सरकार इसे गलती बता देती है। वाकई में ये गलती थी या फिर चुनावी मौसम को देखते हुए इस फैसले को पलटना पड़ा? देखिए पल्लवी, सभी जानते हैं कि ऑर्डर कोई भूलवश जारी नहीं होते, ऑर्डर कोई गलती से जारी नहीं होते। एक पूरी प्रक्रिया होती है ऑर्डर जारी होने की। बहुत सारी फाइल पे नोटिंग होती है, बहुत सारे अप्रूवल लिए जाते हैं, बहुत सारे लोगों की स्वीकृति ली जाती है, उसके बाद ही कोई ऑर्डर निकलता है जी। ये बात अलग है कि इलेक्शन है और बहुत बड़ा प्रेशर सरकार के ऊपर है कि भी सत्ता में वापसी करनी है या सत्ता चाहिए। तो देखिए, जो बुजुर्ग लोग हैं उनको आप दरकिनार नहीं कर सकते। छोटी बचत योजना, देखिए जो ब्याज मिलता है उससे वो लोग अपना गुजर बसर करते हैं। अब मान लीजिए महंगाई बढ़ रही है और उसको आप ब्याज दर कम कर देंगे तो सीधे सीधे जो बुजुर्ग हैं, जो रिटायर्ड हैं, उनकी आमदनी कम कर रहे हैं। बजाय उन्हें कुछ राहत देने के, कोई रिलैक्सेशन देने के, आप उनका जो जीने का जरिया है उस पर प्रहार कर रहे हैं। वो कहां से भरपाई करेगा? वो लोग हैं जो रिटायर हो चुके हैं, बुजुर्ग हैं, अपना पैसा जमा करते हैं और उससे अपना गुजारा करते हैं, गुजर बसर करते हैं, अपनी दवाई का खर्चा चलाते हैं, अपना पेट भरते हैं। तो उन लोगों के ऊपर इस तरह का ऑर्डर आ जाना कि भी ब्याज दर, देखिए पहले ही आप कम करते चले आ रहे हैं। मैं मानता हूं कि बहुत बड़ा प्रेशर है अभी सस्ते कर्ज उद्योग धंधों को देने का, पूंजीपतियों को पैसा देने का। बैंक पहले ही कहीं ना कहीं दिवालियापन के कगार पर खड़े हैं और वहां ब्याज दरें और कर्ज लेने वाला कोई ना हो तो देखिए जिसने जमा किया है वो ब्याज लेगा। ये बात अलग है कि देखिए जो लोग हैं, बुजुर्ग हैं, रिटायर्ड हैं, उनके सामने एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लग जाता है। देखिए जब नेताओं को अपनी सैलरी बढ़ानी होती है, भत्ते बढ़ाने होते हैं, तो किस तरीके सब एक हो जाते हैं, कोई विरोध नहीं करता है। जबकि एक जो बुजुर्ग है, रिटायर्ड है, उसके हाथ में कुछ नहीं है, वो कोई फैसले नहीं ले सकता। जिस तरह से नेता लोग अपने लिए फैसले ले लेते हैं, अपने वेतन भत्ते बढ़ा लेते हैं, तो रिटायर्ड आदमी क्या करेगा? बुजुर्ग आदमी क्या करेगा? जो उसकी जमा पूंजी है, जो उसकी बचत है, उसी वो ब्याज ही उसका सहारा है और उस सहारे को आप छीन लेना चाहते हैं। तो कहीं ना कहीं ये समाज के हित में फैसला नहीं था और बिल्कुल आपने ठीक कहा, इलेक्शन के बीच में एक गलत मैसेज जा रहा था और कहीं ना कहीं सरकार की किरकिरी हो रही थी और सरकार को लग रहा था कि बहुत सारे जो बुजुर्ग हैं वो इससे नाराज होंगे तो वोट नहीं करेंगे और वोट नहीं करेंगे तो सीधी चोट कहीं ना कहीं सत्ताधारी दल को। तो उसी को मद्देनजर रखते हुए, लोगों की जो नाराजगी है उसको देखते हुए मजबूरी में घुटने टेकने पड़े सरकार को और जो ऑर्डर है उसे भूल बताना पड़ा
और वापस लेना पड़ा। तो अच्छी बात है, देर आए दुरुस्त बाय। कहते हैं सुबह का भटका अगर शाम को घर आ जाए तो उसे भूला हुआ नहीं कहते। बिल्कुल। अच्छा हुआ आपको अपनी गलती का एहसास हुआ, और जो बुजुर्ग हैं, रिटायर्ड हैं, उनकी जो समस्या है उसको आपने ध्यान में रखते हुए जो फैसला वापस लिया, वो एक अच्छा कदम है पल्लवी। सर, ऐसा कहा जा रहा है कि जो पिछला वित्तीय वर्ष था वो कमाई के लिहाज से सरकार के लिए ज़्यादा अच्छा नहीं रहा है। जो तमाम राजस्व आता था या फिर जीएसटी से जो कमाई होती थी वो कमाई नहीं हो पाई है, इसलिए अब सरकार यही चाहती है कि इस तरीके से छोटे छोटे जो अपने खर्चे हैं उसे कम किया जाए। तो क्या ये एक अहम वजह मानी जा सकती है? ये सवाल मेरा ऐसे ही रहेगा सर। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम यहाँ रुक ले रहे हैं, फ़ौरन हाजिर होंगे। ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬਣਵਾਏ 6984 ਕਲਾਸਰੂਮ, 292 ਸਾਇੰਸ ਲੈਬੋਰੇਟਰੀ ਅਤੇ 304 ਲਾइब्रेरियां। 4 ਵਰਿਆਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਮਿਆਰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਦੀ ਹੋਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ। कम ब्रेक और ज्यादा खबरों के साथ देखिए ANB न्यूज इन चैनल नंबर पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। ब्याज दरों में कमी के फैसले पर हम बात कर रहे हैं। इस फैसले को हालांकि अब सरकार ने वापस ले लिया है। आरबी उपाध्याय जी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर, ब्रेक पर जाने से पहले मैंने सवाल किया था कि पिछला वित्तीय वर्ष सरकार के लिए ज्यादा अच्छा नहीं रहा, तो ये एक अहम वजह है कि सरकार इस तरीके से छोटे छोटे खर्चों को अब कम करना चाहती है। लेकिन ये खर्चे आम आदमी की जेब से ही क्यों काटे जा रहे हैं? वैसे ही लगातार महंगाई बढ़ती जा रही है, पेट्रोल डीजल के दाम आसमान छू रहे हैं, सब्जियों के दाम बढ़ गए हैं, घर महंगे हो गए हैं, तमाम चीजें जो भी डाका है वो आम आदमी की जेब पर ही डाला जा रहा है। अब छोटी बचत होती है उस पर भी सरकार की निगाहें हैं। बिल्कुल ठीक कहा आपने पल्लवी। वाकई में देखिए प्रत्यक्ष कर हैं वो कम हुए, जीएसटी का कलेक्शन कम हुआ है, अन्य जो आमदनी जो सरकार की होती है वो घटी है, बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन आम आदमी की आमदनी भी तो घटी है। बिल्कुल, बेरोजगारी बढ़ी है, महंगाई बढ़ी है और वेतन कम हुए हैं। देखिए प्राइवेट सेक्टर में जो लोग काम करते हैं, चाहे होटल इंडस्ट्री है, टूरिज्म इंडस्ट्री है, दूसरी इंडस्ट्री है, वो जिस तरीके से सफर कर रही थी, तो वहां के कर्मचारियों की सैलरी आधी कर दी गई, चौथाई कर दी गई। अब देखिए मेरा खर्चा 100 रुपए का है और मेरी सैलरी आधी कर दी जाए, तो पहले देखिए सरकारें ही संकट में नहीं है, और सरकार अगर संकट में है, अगर जनता को ही ज्यादा सेक्रीफाइस करना है तो कुछ नेताओं को भी सहयोग करना चाहिए। बिल्कुल, अपने वेतन भत्ते घटाने चाहिए, अपने खर्चे घटाने चाहिए, चुनाव और इलेक्शन में जो पैसा खर्च होता है वो उसे बंद कर देना चाहिए। तब तो पता लगे। आप सिर्फ आम आदमी की गर्दन मरोड़कर उस घाटे को पूरा करना चाहते हैं, तो ये जस्टिफाइड नहीं कहा जा सकता। देखिए पेट्रोल है, डीजल है, हर जगह से आप कमा रहे हैं। जो टैक्स एक बार लग जाता है वापस नहीं होता है। देखिए चाहे आप कहते हैं बाजार के हवाले कर दिया हमने, भाई पेट्रोल डीजल के रेट बाजार तय करता है। अरे जब विश्व बाजार में कच्चे तेल की कीमतें कम हो जाती हैं, कोई उठाने वाला नहीं होता, उस समय आप उसका बेनिफिट जो जनता का अधिकार है, आपके कहने के मुताबिक कि बाजार तय करता है मूल्य, तो बाजार में जब सस्ता होता है उसका बेनिफिट आप जनता को नहीं जाने देते, अपने टैक्सेस बढ़ा देते हैं और कीमतों को वही स्थिर रखते हैं। फिर जब महंगाई बढ़ती है फिर उसका बोझ दोबारा से उस आम आदमी के ही सर पर आप डाल देते हैं, तो उसे न्याय संगत नहीं कहा जा सकता। बिल्कुल, अच्छा हो उदाहरण पेश करें, खुद त्याग
की एक मिसाल पेश करें। जो भी जनप्रतिनिधि हैं अपने खर्चों को घटाएं, अपने वेतन भत्ते जो हैं, जो आप मनचाहे जब मर्जी होती है बढ़ा लेते हैं, उनको कम करें, तब जनता से कुछ उम्मीद करें तो अच्छा लगता है। आप एक आदर्श प्रस्तुत करें। अन्यथा देखिए, इसी तरीके कोरोना से काल अपने फैसले इन्हें वापस लेने पड़ेंगे चुनावी माहौल को देखते हुए। ये भी सरकार की बहुत बड़ी किरकिरी है और जिस तरीके का फैसला लिया गया, आखिरकार मजबूरन ये फैसला वापस ही लेना पड़ा। तो वाकई में आपकी बात सही है कि उन्हें उदाहरण पेश करना चाहिए। जनप्रतिनिधि हैं, जनता की सेवा के लिए हैं, तो जनता की सेवा करनी चाहिए, ना कि जनता की जेब पर डाका डालना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आरबी उपाध्याय जी, आप हमारे साथ जुड़े इस मसले पर चर्चा करने के लिए। अब अगली खबर का रुख कर लेते हैं। दिल्ली में कोरोना के बढ़ते मामलों पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शुक्रवार को आपात बैठक बुलाई। दिल्ली में पिछले कुछ दिनों से कोरोना के मामलों में तेजी से बढ़ोतरी हुई है। इसी के मद्देनजर मुख्यमंत्री ने कल शाम 4 बजे मुख्यमंत्री आवास पर एक आपात बैठक बुलाई है। बैठक में दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन, स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों समेत अन्य संबंधित विभागों के अधिकारी भी मौजूद रहेंगे। बैठक में स्कूलों को लेकर दिल्ली सरकार ने, आपको बता दें कि कोई बड़ा फैसला ले सकती है। इसके अलावा भी आज दिल्ली सरकार की तरफ से एक अहम फैसला लिया गया है। दिल्ली में शैक्षणिक सत्र 2021-22 के लिए 8वीं कक्षा तक के छात्रों को स्कूल बुलाने पर रोक लगा दी गई है। सरकार ने साफ कर दिया है कि अगले आदेश तक यह व्यवस्था लागू रहेगी। इस दौरान ऑनलाइन क्लास जारी रहेंगे। बता दें कि हाल ही में दिल्ली के कुछ प्राइवेट अस्पतालों में आईसीयू बेड और वेंटिलेटर की कमी सामने आई थी, जिसके बाद दिल्ली सरकार ने दिल्ली के 33 बड़े अस्पतालों में 25-25% आईसीयू और सामान्य बेड बढ़ाने के आदेश जारी किए हैं। इन 33 अस्पतालों में 30 मार्च तक कोविड के 1705 सामान्य बेड थे, जो अब बढ़कर 2547 हो गए हैं। यानी कुल 842 कोविड के सामान्य बेड बढ़ा दिए गए हैं। इसी तरह कोविड मरीजों के लिए 30 मार्च तक 608 आईसीयू बेड थे, जिसमें 230 बेड की बढ़ोतरी की गई है और अब दिल्ली में कोविड के लिए 838 आईसीयू बेड हो गए हैं। और इस खबर पर तमाम जानकारी देने के लिए दिल्ली से हमारे संवाददाता राजीव तिवारी इस समय लाइव जुड़ गए हैं। राजीव, बड़ी जानकारी मिल रही है। दिल्ली में जिस तरीके से कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, कल यानी शुक्रवार को सीएम केजरीवाल की तरफ से एक आपात बैठक बुलाई गई है। जो कोरोना की स्थिति है वो बिल्कुल बढ़ती जा रही है। यानी इसी को संभालने के लिए, यानी कि कंट्रोल करने के लिए दिल्ली सरकार के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कल एक बैठक बुलाई है और जिसके अंदर सभी अधिकारी मौजूद होंगे और कोशिश की जाएगी कि जो बेडों का अभाव है, या फिर कहें कोरोना की स्थिति को कंट्रोल करने की कोशिश की जानी है, या फिर कहें जो अस्पतालों के अंदर कोविड सेंटर है, या फिर कहें और जो स्कूलों के अंदर कोविड सेंटर बनाए गए थे उनको आज कल बैठक के अंदर एक मॉनिटराइज किया जाएगा। हर तरीके से कोशिश की जाएगी कोरोना पे लगाम लगाने के लिए और देखना होगा कल ये बैठक के अंदर कितनी उपलब्धि हासिल हो सकती है दिल्ली सरकार को, क्योंकि जिस तरीके से दिल्ली सरकार लगातार वैक्सीनेशन का काम बढ़ा रही है और दूसरी तरफ लोगों को जागरूक करने की कोशिश की जा रही है कि कोरोना की अभी स्थिति खत्म नहीं हुई है, उसको कंट्रोल करना होगा, जनता का सहयोग भी चाहिए। मगर देखना है कल की बैठक क्या रंग लेके आती है। जी बिल्कुल, कल की ये जो बैठक है काफ़ी अहम मानी जा रही है। इससे पहले राजीव, बड़ी जानकारी ये भी है कि दिल्ली सरकार ने स्कूलों को लेकर फैसला ले लिया है और नए सेशन के लिए जो 8वीं तक के बच्चे हैं उन्हें स्कूल नहीं बुलाया जाएगा। कोविड के मद्देनजर ये अहम फैसला लिया गया है। इसके बारे में भी हम आपसे जानकारी चाहेंगे। देखिए बिल्कुल बताया, जिस तरीके से दिल्ली सरकार ने 8वीं क्लास से जो नीचे की क्लास है, यानी कि पहली से 8वीं क्लास जो है उनको अभी बंद रखा गया है, उनके लिए स्कूल नहीं खोला गया है। मगर जिस तरीके से 9वीं क्लास से लेकर 12वीं क्लास तक की जो है वो सुचारू रूप से चलती रहेंगी। मगर देखना होगा कि शायद अगर स्थिति बिगड़ती है तो दिल्ली सरकार उस पर भी रोक लगाई जा सकती है। मगर अभी 8वीं क्लास से जो नीचे की क्लास है, यानी कि उनको अभी रोक लगाई गई है, बच्चों को स्कूल नहीं आने दिया जाएगा और जिस तरीके से कह सकते हैं ऑनलाइन जो क्लासेज है वो जारी रहेंगी। मगर जिस तरीके से 9वीं क्लास से लेकर 12वीं क्लास तक की जो क्लासेज है उसके लिए अगर परिवार चाहे, यानी कि बच्चों के जो पेरेंट्स चाहेंगे तो ही स्कूल बच्चे आ सकते हैं। अगर वो नहीं चाहते ऑनलाइन पढ़ाई करना चाहते हैं तो वो ऑनलाइन पढ़ाई भी कर सकते हैं। मगर देखना होगा दिल्ली सरकार जिस तरीके से कोशिश कर रही है कोरोना की स्थिति को कंट्रोल करने के लिए और जनता से कहीं ना कहीं अपील भी करती नजर आ रही है। वैक्सीनेशन के काम के लिए भी कहीं ना कहीं 45 साल से जो ऊपर के लोग हैं उनके लिए भी 1 अप्रैल से अब टीकाकरण की प्रक्रिया कर दी गई है और यहाँ तक कि जो और लोग हैं जो जैसे जागरूक नहीं है या फिर अनदेखी कर रहे हैं कोरोना की गाइडलाइन का, उनके लिए भी कहीं ना कहीं अपील की जा रही है। और कल की बैठक जो देखनी होगी किस नतीजे पर जाती है या
कितनी बड़ी शक्ति कही जा सकती है इस बैठक के द्वारा जी। और हाल ही में ये भी जानकारी सामने आई थी कि दिल्ली के कुछ प्राइवेट जो हॉस्पिटल्स हैं उनमें कोविड आईसीयू बेड और वेंटिलेटर की भी कमी हो गई है। तो ऐसे में इन कमियों को दूर करने के लिए क्या सरकार पूरी तरह से जुट चुकी है? जबकि लगातार ये बात कही जा रही थी कि पिछली बार जब दिल्ली में कोरोना की लहर आई थी तो सरकार की व्यवस्थाएं धरी की धरी रह गई थी। तो अब सरकार पहले से क्यों नहीं चेत रही? देखिए बिल्कुल साहब, जिस तरीके से बात करें, आपने पिछली बार का नाम लिया क्योंकि पिछली बार जरूर दिल्ली सरकार की स्थिति बिगड़ी थी और उसके लिए केंद्र सरकार से अपील भी की गई थी और केंद्र सरकार ने कह सकते हैं जो 500 रेलवे कोच दिए थे वो भी कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार के काम आए थे और कहीं ना कहीं और भी जो सुविधाएं दी गई थी बेड को लेकर वो सारी सुविधाएं केंद्र सरकार की तरफ से थी। मगर दिल्ली सरकार के पास अभी मौका है और उसी के मद्देनजर जिस तरीके से प्राइवेट अस्पतालों के अंदर बेड का अभाव पड़ रहा है तो कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार को मदद करनी पड़ेगी और देखना होगा कल की जो बैठक है उसके अंदर कितनी बड़ी उपलब्धियां या फिर कहें या कितनी बड़ी जानकारी या फिर कहें हर तरीके से कोशिश की जाएगी दिल्ली सरकार के द्वारा कि कल की बैठक सफल हो और कहीं ना कहीं जो भी अभाव पड़ रहा है बेडों का अभाव कहें या फिर कहें वैक्सीनेशन का कहें या फिर जो सुविधाएं हैं या फिर जो अधिकारी काम नहीं कर रहे हैं हर तरीके से कोशिश की जाएगी इस बैठक के अंदर। और इसीलिए कहीं ना कहीं कल जो बैठक है उसके अंदर बड़े बड़े अधिकारी भी मौजूद होंगे और हर तरीके से कोशिश की जाएगी दिल्ली के अंदर कोरोना की स्थिति को कंट्रोल की जाएगी। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया राजीव तमाम जानकारी देने के लिए। आप हमारे साथ जुड़े। तो दिल्ली में कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं और बढ़ते मामलों के मद्देनजर शुक्रवार को केजरीवाल सरकार की तरफ से एक आपात बैठक बुलाई गई है। देखने वाली बात रहेगी कि इस बैठक में क्या कुछ फैसले लिए जा सकते हैं। इसी के साथ बड़ी खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश प्रदेश की तमाम ताज़ा खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।